तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये कंपाइलर डिजाइन का लास्ट पार्ट होने वाला है, पार्ट 3, जिसके अंदर मैं पूरा कंपाइलर को वाइंड अप करने वाला हूँ। देखिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर लेक्सिकल एनालिसिस करा। सेकंड पार्ट के अंदर हमने सिंटैक्स एनालिसिस किया, जिसमें हमने पार्स ट्री बनाना सीखे। ठीक है, जिसके अंदर हमने LL1 LLR1 और ये सब हमने LR के मतलब कि सारी लैंग्वेज सबके पार्स ट्री बनाने सीखे। अब ये थर्ड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है, इसमें पूरा कंपाइलर वाइंड अप हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सिमेंटिक एनालिसिस। देखिए, अभी तक सिंटैक्स तक हो चुका है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिमेंटिक एनालिसिस। फिर हम आईसीजी के ऊपर बात करेंगे, यानी कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। उसके बाद फिर कोड जनरेशन। ठीक है, इसके बाद आपका पूरा कंपाइलर वाइंड अप हो जाएगा। और देखिए, मैंने पूरी कोशिश करी है कि कंपाइलर आपका जल्द से जल्द वाइंड अप करने का। देखिए, अब शुरुआत करते हैं सिमेंटिक एनालिसिस से। तो सिमेंटिक एनालिसिस की बात की जाए तो अभी तक हमारे पास जो टेबल मिली थी ना, लेक्सिकल एनालिसिस ने मैंने आपको बताया था एक टेबल जनरेट करता है। लेक्सिकल एनालिसिस ने एक टेबल हमें जनरेट करी थी। ठीक है, जनरेट का मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। सिंबल टेबल जो जनरेट हुई थी लेक्सिकल से, उसने क्या क्या हमें दिया। तो उसके अंदर सबसे पहले अगर देखा जाए तो उसने एक लेक्सिम कॉलम एट्रीब्यूट था उस टेबल के अंदर। उसके अंदर फिर टाइप आता है, जो कि ये सिमेंटिक एनालिसिस करेगा। अभी तक ये टेबल का ये जो टाइप वाले जो कॉलम था ये ब्लैंक था। अब जो ये भरने का काम करेगा, सिमेंटिक एनालिसिस करेगा। मैंने बताया ना आपको, टोकन टेबल लेक्सिकल में बनती है और धीरे धीरे ये सब पास वन के जो है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन तक ये इस टेबल को फिल करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये टोकन और ये लाइन, यहाँ तक जो टेबल थी हमारा, इसमें कुछ डेटा फिलअप हो चुका है, जो कि सिमेंटिक सिमेंटिक से आने से पहले कुछ डेटा फिलअप हो चुका है, जैसे कि एक्स लेक्सिम, जैसे कि कोई वेरिएबल एक्स यूज हुआ था। तो ये टोकन हमारा लेक्सिकल एनालिसिस ने कुछ टेबल भर रखे, जैसे कि इसका एक्स भर रखा है। ठीक है, और टोकन की आईडी भर रखी है, जैसे कि आइडेंटिफायर 1 है, ये ID 1। और लाइन नंबर 2, ये यानी कि लाइन नंबर 2 पे यूज हुआ है। अभी तक टाइप के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, जो जो ये लाइन नंबर की बात थी, ये पास ट्री ने भरी। मैं आपको बताता हूँ, ये जो कॉलम था ना, ये भरा हमारा सिंटैक्स सिंटैक्स एनालिसिस ने। ठीक है, जो कि हमने इससे पहले वाला पार्ट था। ठीक है, लेक्सिकल, पहले हमने लेक्सिकल के ऊपर बात करी, फिर सिंटैक्स एनालिसिस ने ये लाइन नंबर भरा। ठीक है, फिर जो हमारा ये जो थे, ये लेक्सिम और ये हमारे टोकन्स, लेक्सिम और ये हमारे टोकन भरे थे लेक्सिकल एनालिसिस ने। ठीक है, अभी तक हम पे टेबल इतनी मिली थी सिंबल टेबल की, लेकिन इसमें एक कॉलम खाली था, जो कि था ये वाला। ये वाला कॉलम खाली था, तो इसका भरने का काम करा हमारे सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस बताएगा कि ये इंटीजर टाइप का, इसने जैसे ही बताया इंटीजर टाइप का है, तो ये वाली जो एंट्री भरी गई है ना, ये भरी गई है हमारे सिमेंटिक एनालिसिस। तो यही चीज हम देखने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, सिमेंटिक एनालिसिस में यही काम करता है, वो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का काम करता है। सिमेंटिक एनालिसिस जो पहले वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं, उसको टेबल के अंदर फिलअप करता है कि वो इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रो बताया, तो मैं इसके पॉइंट्स बता देता हूँ, जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, आ, इससे मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि फर्स्ट मैंने टॉपिक इसका फर्स्ट लिखा, जैसे कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में आसानी हो, इस वजह से मैंने ऐसे बनाता हूँ कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आप टॉपिक को रिलेट करते चलो। तो पहला पॉइंट इसका आता है कि टाइप ऑफ आइडेंटिफायर आइडेंटिफाइड एंड मेक एंट्री इनटू सिंबल टेबल। जो सिंबल टेबल ऊपर आपको दिख रही है, ये सिंबल टेबल, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये सिंबल टेबल थी। सिंबल टेबल में जो इसने एंट्री भरी है, सिंबल टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया। दूसरा क्या करता है, ये टाइप चेकिंग करता है, टाइप चेकिंग ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं इसलिए आपको ऐसे पॉइंट्स में बताऊं जिससे कि आपको चीजें याद रहे। ठीक है, फिर ये सीधे सीधे क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकती है, इस वजह से आपको आसानी होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट जो है इसका, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि फंक्शन कंपेटेबिलिटी भी ये चेक करता है। फंक्शन कंपेटेबिलिटी की मैं बात करूं तो मैं आपको ब्रैकेट में लिख के बता देता हूँ, जैसे कि रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप क्या है, और पैरामीटर पैरामीटर टाइप पैरामीटर टाइप्स एंड नंबर ऑफ पैरामीटर। ये जो फंक्शंस के कंपैटिबिलिटी है, ये भी चेक करने का काम है हमारे सिमेंटिक एनालिसिस का। ठीक है, फिर आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के अंदर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, डिक्लेरेशन हो गई है ना, चेकिंग टाइप्स एंड इट्स यूजेस, इसके यूजेस जो होंगे,
वो भी सिमेंटिक एनालिसिस बताता है। ठीक है, इसके तौर पे मैं एक आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उसको रिलेट करके आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि डब्लू, इसको बताएगा कैसे, ये जैसे कि डब्लू डिक्लेयर है और इसी डब्लू को हम बाद में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिक्लेरेशन में। इसका डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डब्लू डिक्लेयर और डब्लू यूज, इस डब्लू को चेक करेगा कि ये डब्लू डिक्लेयर कैसे हुआ था और डब्लू यूज कैसे हुआ था। ऐसे ही अगर पैरामीटर की बात की जाए तो एक्चुअल पैरामीटर ए एम बी एन, यानी कि आपने देख भी रखा होगा टीओसी, ये एक्चुअल पैरामीटर्स के तौर पे चेक होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको माइंड में ये बात रहे कि, और अगर मैं सी एम डी एन की बात करूँ तो इसे फॉर्मल पैरामीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ऐसा कोई दे रखा है तो ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर जो होते हैं ए एम और बी एम की तरह पास होते हैं। ठीक है, जो कि आपने इसकी मशीन भी बना रखी होगी ये सी एफ जी के अंदर। ठीक है, और सी एम और डी एन होगा तो ये फॉर्मल पैरामीटर की काम करते हैं। ठीक है, ये है हमारा फोर्थ पॉइंट। ठीक है, इसके बाद ये होता है सिमेंटिक एनालिसिस। तो सिमेंटिक एनालिसिस इन 4 पॉइंट में मैंने आपको पूरा कवर करा दिया है। एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ, ठीक है, एग्जांपल देके बता सकता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास ये एक प्रोग्राम दे रखा है void main। ठीक है, इंट वाई। देखिए मैं टोकन निकालना नहीं बताऊंगा आपको, टोकन मैंने आपको लेक्सिकल एनालिसिस में दिखा दिया है कैसे निकालते हैं। अब मैं सिंपल आपको सिमेंटिक में ये बताने जा रहा हूँ कहाँ ये इसको चेक करेगा। ठीक है, मैं टोकन निकालना नहीं बता रहा हूँ आपको, या टोकन आपको निकालने आ गया है क्योंकि मैंने लेक्सिकल में बता दिया है। तो ये आपका सिमेंटिक एरर देगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पे x जो है, यहाँ पे x है तो ये इन टाइप का है, तो यहाँ पे कोई एरर का चांस नहीं बनता। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो y है, y का टाइप डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे जो एरर देगा ये सिमेंटिक एरर, एक एरर देगा। इसमें होगा y इज नॉट डिफाइंड, y डिफाइंड ही नहीं है। ये होगा हमारे सिमेंटिक एनालिसिस का। ठीक है, टाइप चेकिंग, फंक्शन कंपैटिबिलिटी, डिक्लेरेशन चेकिंग, ये सब काम हमारे सिमेंटिक एनालिसिस का होता है। ठीक है, सिंटैक्स ट्री पास ट्री जनरेट करके देता है, जो लेक्सिकल एनालिसिस होता है वो टोकन जनरेट करके देता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये था हमारा सिमेंटिक एनालिसिस का, मैंने आपको बता दिया कैसे। ठीक है, एक अगर आपको एक और एग्जांपल आपको फंक्शन से चाहिए तो मैं एक फंक्शन से एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2, void, एक फंक्शन दे रखा है void func, और इसमें इन टाइप का एक पैरामीटर दे रखा है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन थी। फिर है मेन, मेन प्रोग्राम के अंदर f दे रखा है 0.0। अब ये फंक्शन कंपेटेबिलिटी का एग्जांपल है। देखिए इसके अंदर अगर आपको बात की जाए तो यहाँ पे एक इन टाइप का पैरामीटर में वैल्यू मांग रहा है, लेकिन हमने जो इसको वैल्यू दी है वो टाइप की दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया टाइप मिसमैच एरर, तो इसका होगा टाइप मिसमैच एरर। टाइप मिसमैच एरर सिमेंटिक का काम है, सिमेंटिक इसको चेक करता है। ठीक है, ये आपको 2 एग्जांपल मैंने बता दिए। ठीक है, और ये काफी है आपको सिमेंटिक एनालिसिस, मेरे को लगता है होप समझ में आ गया होगा। अब जो इसके बाद जो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये है आपका एस सेकंड टॉपिक, क्योंकि फर्स्ट मैंने सिमेंटिक एनालिसिस दिया है, सेकंड जो आता है वो आता है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ठीक है, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, ये सबसे पावरफुल चीज है कंपाइलर में। अगर ये नहीं, यही चीज है जो पूरा कंपाइलर को चलाता है। देखिए कंपाइलर जो पावरफुल बन पाया है वो एचडीटी की वजह से बना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कंपाइलर यूजेस एचडीटी, यानी कि कोई सा भी कंपाइलर हो, चाहे वो सी का कंपाइलर हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का कंपाइलर हो, इस एचडीटी के बिना कंपाइलर चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये इसमें मैं आपको पॉइंट में बता के चल रहा हूँ जो कि आपको बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि मोर पावरफुल। ठीक है, मोर पावरफुल implemented इन कंपाइलर। ठीक है, मैं पॉइंट में बता के चल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पहले ही आपको कीवर्ड्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि आपको कीवर्ड देख के समझ में आ जाए। मैंने पूरी लाइन नहीं लिखवाई, मैंने सिंपल यहाँ पे आपको बता दिया मोर पावरफुल, यानी कि अगर कोई पावरफुल की बात की जाए तो एच डी टी है कंपाइलर के अंदर जो सबसे पावरफुल चीज। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट में बता देता हूँ आपको। ये क्या करता है,
ये परफॉर्म सिमेंटिक एनालिसिस, इसी की वजह से ही सिमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म होता है। या जो भी हमने सिमेंटिक एनालिसिस देखा है, यही है एचडीटी, समझ लिए टूल कह सकते हो आपको। यही है जो जिस वजह से हमारा सिमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म हो पा रहा है। ये सेकंड पॉइंट। फिर आता है थर्ड पॉइंट। यही है जो कि जनरेट करता है पार्स ट्री। मैंने कहा ना ये सबसे पावरफुल है, इसी के बिना कंपाइलर में सारे काम हो पा रहे। यही है जनरेट पार्स ट्री करता है, यही जनरेट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोड्यूस इंटरमीडिएट कोड। प्रोड्यूस इंटरमीडिएट कोड, देखिए इंटरमीडिएट कोड के बारे में अभी बात हुई नहीं है, इसके बाद हम इंटरमीडिएट कोड के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन यही पार्स ट्री जनरेट कर रहा है, यही सिमेंटिक एनालिसिस कर रहा है, यही अब प्रोड्यूस इंटरमीडिएट कोड। तो देखिए पास वन का जितना भी काम है, सारा काम यही कर रहा है। ठीक है, ऊपर से आपने प्रोग्रामिंग में आपको पता है जो जब हम परफॉर्म करते थे ऑपरेशन, वो इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ये सारे काम भी कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, ये सारे काम भी ठीक है, यही करता है। जो एच डी टी है वही काम करता है। ठीक है, ऊपर से आपने एक प्रोग्राम देखा होगा जिसमें हम कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी करते हैं। कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी जो कंप्यूटर में करते हैं, वो यही कंपाइलर है जो डेसिमल को बाइनरी में करता है। देख रहे हो आप कितना पावरफुल टूल है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि एच के ही एच है जो पूरा का पूरा पास वन करता है। इसी के बाद असेंबली कोड के बाद कोड जाया जाता है। तो देखिए इंटरमीडिएट कोड तक जनरेट कर दिया, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो सबसे पावरफुल टूल की बात की जाए तो एच है जो सारे परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये था हमारा एच के ऊपर बात। अब बात करते हैं जो कि थर्ड पॉइंट यानी कि थर्ड टॉपिक, जो कि है एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, एट्रीब्यूट। ठीक है, मैं आपको पॉइंट में बता के चल रहा हूँ, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने आपको रिवीजन के तौर पे पूरा का पूरा कंपाइलर फिनिश कराने की कोशिश की है। ठीक है, डिटेल में मैं इतना नहीं जा रहा, पर जितना जा रहा हूँ वो एफिशिएंट है कि उससे आपके पूरे के पूरे एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला। ठीक है, फिर आता है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट देखिए इसमें दो टाइप के एट्रीब्यूट्स है। एक तो है हमारा इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, इनहेरिटेड, और पहले आपको सिंथेसाइज कि इनहेरिटेड और सिंथेसाइज पे कोई क्वेश्चन नहीं आता। आता है इसके बाद जो एट्रीब्यूट है उस पर क्वेश्चन। लेकिन आप जब तक इनहेरिटेड और सिंथेसाइज नहीं समझ पाएंगे तो आगे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, एग्जाम्पल से बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत की कोई बात नहीं। तो पहले हम देखते हैं इनहेरिटेड, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंथेसाइज साइज। ठीक है, अब इसको, ठीक है, अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया है दो के बीच। अब इनहेरिटेड क्या होता है? इनहेरिटेड की बात की जाए तो ऐसा एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जो अपने पेरेंट्स या फिर सिबलिंग के, अपने पेरेंट्स या फिर सिबलिंग पे डिपेंड होता हो। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर लिखूं एस ड्राइव ए बी, ठीक है, और अगर मैं इसको ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करूँ तो ये एस, ये है, ये ए और ये बी। ठीक है, ऐसे एट्रीब्यूट जो कि अपने सिबलिंग या फिर अपने पेरेंट पे डिपेंड करता हो। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बी, अगर हम बी की बात की जाए तो पी अपने अपने पेरेंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि एस की जो वैल्यू है वो बी के अंदर आ रही है, तो इसलिए बी अपने पेरेंट पे डिपेंड कर रहा है। और साइमल्टेनियसली अपने ए पे भी डिपेंड कर रहा है, ए इसका सिबलिंग है। ठीक है, ऐसा एट्रीब्यूट या तो अपने पेरेंट पे डिपेंड करे या अपने सिबलिंग पे डिपेंड करे, उन्हें कहते हैं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। यानी कि प्रॉपर्टीज लेते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लेते हैं अपने पेरेंट से या फिर अपने सिबलिंग से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स इनहेरिटेड और कंप्यूटेशन डिपेंड्स ऑन पेरेंट और सिबलिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पेरेंट्स की बात की जाए तो पेरेंट एस है और सिबलिंग जो है हमारा ए। ठीक है, ये होता है हमारा इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो सिंथेसाइज की बात की जाए तो सिंथेसाइज में मैं सेम एग्जांपल से आपको बताता हूँ। यह है एस, यह है ए बी। ठीक है, तो ऐसे एट्रीब्यूट, ऐसे एट्रीब्यूट जो अपने चिल्ड्रन पे डिपेंड हो। सिंपल सी बात है, एस सेम एग्जांपल है तो सेम ही बनाता हूँ ग्राफ भी। ऐसा एट्रीब्यूट जो अपने, जो अपने चिल्ड्रन पे डिपेंड है, यानी कि ए, ए से कुछ वैल्यूज इनहेरिट कर रहा है, या एस
से कुछ वैल्यू इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे एट्रीब्यूट जो अपने चिल्ड्रन पर डिपेंड करते हो उन्हें बोलते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ एक्स इज इनहेरिटेडली सिंथेसाइज, लिखता हूँ एक जिससे आपको है, एक्स इज सिंथेसाइज एंड कंप्यूटेशन डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये था सिंपल, पे कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब देखिए इसके आगे वाला टॉपिक है ना, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आगे आने वाला टॉपिक भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक बार इसका एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, ठीक है। यहीं पे बता देता हूँ, यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, देखिए आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कौन सा हूँ, ये लेता हूँ एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल वन की बात की जाए, अब आपको बताना है कि ये इनहेरिटेड है या वो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ग्रामर दी हो सकती है, ए बी, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे रखा है बी डॉट एक्स इक्वल टू ए डॉट एक्स, फिर यहाँ पे ए डॉट एक्स इक्वल टू 10, ए बी, यहाँ पे आपको कुछ नहीं रखा। तो आपको ये बताना है कि ये एट्रीब्यूट इनहेरिटेड है सिंथेसाइज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बी डॉट एक्स इक्वल टू ए डॉट एक्स, यानी कि जो बी है ना, ठीक है, जो अपना बी है ना, ये बी अपना ए से पे डिपेंड कर रहा है। तो अभी तक हमने देखा है कि ये अपने लेफ्ट सिबलिंग यानी ए है ना, ए इसका लेफ्ट सिबलिंग, के बाद ध्यान रखना, ठीक है। अभी तक हमें ये मिला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा ए डॉट एक्स इक्वल टू 10, ए डॉट एक्स इक्वल टू 10, यहाँ पे ए वैल्यू किसी इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, इस पे इनहेरिट कर रहा है, हमें नहीं पता। और बी डिपेंड कर रहा है बी पे, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बी डिपेंड भी कर रहा है कि बी पे, क्योंकि यहाँ पे कोई लिखा ही नहीं। तो अभी तक हमें एक वैल्यू पता चली है कि बी जो है ना वो ए पे, ए यानी लेफ्ट सिबलिंग में डिपेंड कर रहा है। तो मैंने जब बताया था आपको, जो सिबलिंग पे डिपेंड करे उसे बोलते हैं इनहेरिटेड। सिंपल है, ये ग्रामर को हम बोल देंगे ये इनहेरिटेड, समझ गए। यहाँ पे बी सिर्फ लेफ्ट सिबलिंग पे डिपेंड कर रहा है, ना तो यहाँ पे कोई, यहाँ ना तो ए या एस अपने चिल्ड्रन पे डिपेंड कर रहा है जिससे कि मैं कह सकता है सिंथेसाइज भी है। तो बस ये सिंपल ए की टाइप की ग्रामर है, ये इनहेरिटेड है, ठीक है। अब एग्जांपल टू भी एक बार और दे के बता देता हूँ आपको, जैसे कि एग्जांपल टू है, एग्जांपल टू दे रखा है एस ए ए, यहाँ लिख रखा है ए डॉट एक्स। देखिए जो ये जो कर्ली ब्रेसेस में लिखा है ना, यही आपको बताने वाला है कि ये इस टाइप का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ई, यहाँ पे नहीं लिखा कुछ भी। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ए जो है ना एच डॉट असाइन पे, यानी कि ए जो है ना वो इस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ए डॉट एक्स इक्वल टू एच डॉट असाइन, ठीक है। आप देखो कि मेरे को एक बार खुद से एक बार सोच के बताओ कि मैं जो लिखा है उस हिसाब से क्या कह रहा है, ठीक है। जो चिल्ड्रन है ये है ए, ये है इसका पेरेंट, ए डॉट एक्स इक्वल टू एच डॉट असाइन, यानी कि जो ए है ना इस पे डिपेंड कर रहा है, किससे किससे वैल्यू ले रहा है। तो आपको ये सोच के एक बार आपको बताना है कि जो ए है ना वो एस से वैल्यू ले रहा है, ठीक है। ए अगर एस से वैल्यू ले रहा है, तो अभी हमने बताया था, अगर अगर ए अगर बी एस से वैल्यू ले रहा है, यानी कि पेरेंट से वैल्यू ले रहा है, तो पेरेंट से वैल्यू लेने वाले को इनहेरिटेड बोलेंगे, सिंथेसाइज। बस आपको एक ग्रामर से भी आपको एक आइडिया लग पा रहा है ना, बस आपको लिख देना है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ दे नहीं रखा, तो यहाँ पे हमें चेक ही नहीं करना। यहाँ पे ए ना एस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जानबूझ के इन्होंने इसको मैंने रीसफल कर रहा है जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो। अगर आप ये सोच के चलोगे कि यहाँ लेफ्ट, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो यानी कि पेरेंट इस पे डिपेंड कर रहा होगा, नहीं, पर आपको मैंने जानबूझ के उल्टा लिख रखा है क्योंकि देखिए आप कंफ्यूज हो। यहाँ पे सिंपल है कि ए जो है अपने पेरेंट पे डिपेंड कर रहा है, और पेरेंट चिल्ड्रन पे डिपेंड करेगा तो उसे सिंपल इनहेरिटेड ही कहेंगे, ठीक है। ये था आपको थोड़ा मैंने कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के वैल्यूज है वो उल्टी लिख दी, जिससे आपको ये भी, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में कि दोनों हो सकते हैं क्या, इनहेरिटेड और सिंथेसाइज दोनों बोथ हो सकते हैं क्या? तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको डिसाइड करके बताना है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। तो मैं कोई एक एग्जांपल सोच के बताता हूँ कि
अगर जिसमें दोनों आते हो, जैसे कि चलो मैं एक एग्जांपल, एक ग्रामर बनाता हूँ। एस ए ए, क्या यहाँ पे लिखा है एस डॉट एक्स इक्वल टू, और बी डॉट वाई इक्वल टू ए डॉट एक्स, यहाँ पे लिखा है ए डॉट एक्स इक्वल टू एल, ये लिखा है ए डॉट वाई इक्वल टू 10। कि मैं इसमें थोड़ा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो नीचे आने वाली ग्रामर है ना, उसमें आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसलिए इसमें थोड़े दो एग्जांपल देके आपको बता, देखिए आपको ये समझ में आ गया तो नीचे वाला समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसमें आपको देख के बताना है कि एच डॉट एक्स है वो ए डॉट एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि एस जो है वो ए, यानी कि चिल्ड्रन से कुछ मांग रहा है, ठीक है। पेरेंट्स जो है वो चिल्ड्रन से कुछ मांग, ये जो बी है ये ए से मांग, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लगता है ये कौन सी ग्रामर, ठीक है। यहाँ पे भी एक एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे ए है, ए से मांग रहा है, ये ए पे डिपेंड कर रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे बी है, ये इस स्मॉल बी पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको इसमें देख के क्या लग रहा है, तो देखिए ये जो एग्जांपल है ना, ये है, इसमें आपको लिखना है कि सिंथेसाइज और इनहेरिटेड बोथ है। ये आपको एग्जांपल समझ में आ रहा होगा कि मैंने एक ही ग्रामर के अंदर दे दिया। देखिए यहाँ अपने लेफ्ट सिबलिंग पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पेरेंट अपने चिल्ड्रन पे डिपेंड कर रहा है। तो चिल्ड्रन अगर पेरेंट पे डिपेंड करेगा तो इनहेरिटेड, अगर पेरेंट चिल्ड्रन पे डिपेंड करेगा तो सिंथेसाइज। तो ये सिंथेसाइज हो गया, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट चिल्ड्रन पे डिपेंड कर रहा है, सिंथेसाइज, पेरेंट चिल्ड्रन पे डिपेंड कर रहा है, सिंथेसाइज। सिंपल सी बात थी, ये दोनों थी, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है एचडीटी के ऊपर, मैं भी, ठीक है। तो आपको ये दो चीज समझ में आ गई होगी एचडीटी के बारे में कि इनहेरिटेड और सिंथेसाइज क्या होता है। अब जो है ना इसमें मेन, अब ये सिंथेसाइज और इनहेरिटेड की वजह से दो चीज में डिवाइड होगी जिस पे क्वेश्चन आते हैं, जिस पे मेन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तो बस मेरे को आपको समझाना था इनहेरिटेड और सिंथेसाइज क्या होता है। देखिए अब दो तरीके की होती है, एल एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट होते हैं दो तरीके के, एल एट्रीब्यूट एंड एस एट्रीब्यूट। इन पे क्वेश्चन आता है, ये है मेन, ठीक है। वो तो सिंपल आपको पता होना चाहिए इनहेरिटेड क्या आता है, इस वजह से मैंने आपको वो बताया, पर ये है मेन, इस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं और जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आता है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कंप्यूटेशन डिपेंड्स ऑन पेरेंट और लेफ्ट सिबलिंग और चिल्ड्रन। देखिए उसकी इनहेरिटेड की जो डिफाइन थी, उसके, उसको आपको थोड़ा बस समझना था इनहेरिटेड क्या होता है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर लिख रखा है कि अगर या तो पेरेंट पे डिपेंड करता हो या लेफ्ट सिबलिंग पे डिपेंड करता हो। देखिए यहाँ लेफ्ट सिबलिंग है, ध्यान रखना, राइट सिबलिंग नहीं है, यानी कि कुछ सोच समझ के लिखा है। यहाँ लेफ्ट सिबलिंग नहीं दे रहा, यानी कि लेफ्ट सिबलिंग इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ राइट सिबलिंग को हमें नहीं लेना, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको पहले ही आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ, पेरेंट, ये लेफ्ट सिबलिंग है, लेफ्ट सिबलिंग है, यानी राइट सिबलिंग पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ लेफ्ट सिबलिंग पे डिपेंड करेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर ये आपकी ग्रामर है ना, ये ए बी, तो या तो बी है ना, बी या तो ये अपने पेरेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, या फिर अगर इसकी जगह यहाँ पे ये ए बी, यानी कि अगर ये इस होता और ये अपने लेफ्ट सिबलिंग पे डिपेंड करता, तो ये जो होगी ये होगी एल एट्रीब्यूट, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। पेरेंट, लेफ्ट सिबलिंग और अपने चाइल्ड भी, ठीक है, अपने चाइल्ड पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। अगर ये जो है ये ए पे भी डिपेंड करता है, इस पे, ये भी हम कह सकते थे इन तीनों में से एक भी हो जाए, ये, ठीक है, या तो लेफ्ट सिबलिंग पे डिपेंड हो जाए, चिल्ड्रन पे डिपेंड हो जाए, या पेरेंट पे, ठीक है। ये सिंपल एल एट्रीब्यूट था। सेकंड पॉइंट इसका जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, ये वो आपको ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट कहता है कि ट्रांस ट्रांस सेकंड पॉइंट कहता है ट्रांसलेशन कैन बी एनीवेयर, ट्रांसलेशन कैन बी एनीवेयर। अब ट्रांसलेशन क्या होता है, देखिए अभी तक जो मैं ग्रामर लिख रहा था तो साइड में आपको याद होगा, एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ अगर आप बोल रहे हो, ठीक है। जब मैं ग्रामर लिख रहा था, जैसे कि मैंने ए बी बार बार ए अगर बी पे डिपेंड करा तो मैं यहाँ पे लिख रहा था ए डॉट एक्स इक्वल टू बी डॉट एक्स, ऐसा कुछ लिख रहा था ना।
ये जो होती है ना, ये होती है ट्रांसलेशन। तो ध्यान रखना, ये होती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होगी ना, वो कहीं भी आ सकती है, या तो यहाँ आ सकती है, या साइड में, अगर यहाँ पे सी भी था तो बीच में भी आ सकती है, राइट में भी आ सकती है। अब यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी ये दो पॉइंट से मैं फर्स्ट और इसके भी बता देता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट इसका इसका जो है ना, इसका पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रखना आपको, यह डिफरेंशिएट रख के चलना है। इसमें जो होते हैं ना एट्रीब्यूट, नहीं लिख रहा डिपेंड ऑन चिल्ड्रन, खाली चिल्ड्रन पे डिपेंड करते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, तभी ऐसा एट्रीब्यूट हो, तो यानी आप कह सकते हो जो ऐसा एट्रीब्यूट है ना, वो एल एट्रीब्यूट का सबसेट है। यानी कि अगर कोई चीज एल एट्रीब्यूट होगी, ऐसा एट्रीब्यूट, ठीक है, मतलब अगर एल एट्रीब्यूट के अंदर वो सिबलिंग यानी कि अपने चिल्ड्रन पे डिपेंड कर रहा है ना, तो यानी कि इसे बोल सकते हैं सिंथेसाइज ओनली, खाली सिंथेसाइज पे काम करता है, सिंथेसाइज ओनली। जबकि ये सब पे काम कर सकता है, बस डिपेंड करता है कि राइट सिबलिंग पे डिपेंड ना करे। यहाँ पे लिखा लेफ्ट सिबलिंग ओनली, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट रख के चलना है दोनों को। ठीक है, बाकी इसका सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट जो है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रांसलेशन का क्या चक्कर है। तो यहाँ पे जो होगा ना ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ओनली एट एंड पोजीशन, यानी कि इसका जो ट्रांसलेशन होगा ना हमेशा लास्ट में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ, अगर ये यहीं पे होगा ट्रांसलेशन, ठीक है, इसके यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट को मैं यही लिख देता हूँ, जिससे कि आपको मतलब देखना पड़े। जो इसका इवेल्युएशन है ना, इसका इवेल्युएशन है, वो होता है टोपोलॉजिकल ऑर्डर में। यार ये जो इवेल्युएशन है वो होता है टोपोलॉजिकल ऑर्डर में, या फिर इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर आपने एक सी में पढ़ा होगा, मतलब सी डेटा स्ट्रक्चर में, तो इन ऑर्डर में, ठीक है? यानी कि अगर मैं इसको एग्जांपल से मतलब समझाऊं, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, या फिर डेप्थ लेफ्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना इवैल्यूएशन के बारे में, ठीक है। इसका मैंने आपको बताया ट्रांसलेशन ओनली एट द एंड होगा, और इसका जो थर्ड पॉइंट है ना इवैल्यूएशन, इसका एवेल्युएशन होगा बॉटम अप पासिंग। बॉटम अप पासिंग, अब बॉटम अप पासिंग आपने पासिंग में पढ़ा होगा, अगर पासिंग वाली आपने वीडियो देखी है तो आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं देखी तो ठीक है मैं बता दूंगा दोबारा से। तो बॉटम अप पासिंग जो काम करता है ना, वो रिवर्स ऑफ आरएमडी पे काम करता है, यानी रिवर्स ऑफ आरएमडी, ना कि आरएमडी। क्या, और आरएमडी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, राइट मोस्ट डेरिवेशन। सिंपल है, ये एल एट्रीब्यूट और एस एट्रीब्यूट का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है। बाई चांस अगर नहीं मिला तो फिर वो क्वेश्चन सिंटैक्स एनालिसिस पे आ सकता है, पार्सर पे। लेकिन पक्का एल एट्रीब्यूट और एस एट्रीब्यूट में बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार, अगर आपको मैं बताऊं तो, ठीक है। ये था एल एट्रीब्यूट, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। उसी एग्जांपल में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, एग्जांपल कहता है कि एस जो है ना ए है, और ए डॉट एक्स इक्वल टू बी डॉट एक्स है, ए ठीक है। अब आपको बताना ये एल एट्रीब्यूट है या नहीं, ठीक है। सिंपल सा एक आपको वीडियो पॉज करके आपको सोचना, जितना मैंने पॉइंट्स बताया है उससे आपको क्या पता चला। देखिए इसमें ये लिख कह रहा है कि जो ए एट्रीब्यूट है ना, ये अपने बी पे डिपेंड कर रहा है। सिंपल सी बात है, ये क्या रहा है कि ये जो है ना वो अपने राइट सिबलिंग पे डिपेंड कर रहा है, और मैंने आपको बता दिया राइट सिबलिंग एल एट्रीब्यूट। अगर जो चीज एल एट्रीब्यूट नहीं है ना, एल एट्रीब्यूट ही नहीं है, एस एट्रीब्यूट आपको चेक ही नहीं करनी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, एल एट्रीब्यूट एस एट्रीब्यूट, एल एट्रीब्यूट में एक कंडीशन थी कि चिल्ड्रन पे भी डिपेंड करना चाहिए। जब एल एट्रीब्यूट का ही खत्म हो गया चांस, तो ऐसा एट्रीब्यूट देख के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक ही एग्जांपल में मैंने आपको पूरा क्लियर कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट में एक पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर मैं आपको लिखना चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ कि एवरी एल एट्रीब्यूट इज एस एट्रीब्यूट बट रिवर्स नॉट पॉसिबल, है ना। एवरी एल एट्रीब्यूट एस एट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है, मैं इजी लिख रहा हूँ, या फिर आप मे बी भी लिख सकते हो, पर एल एट्रीब्यूट एस एट्रीब्यूट हो सकता है बट रिवर्स नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट आपको अगर एल एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा तो आप एस एट्रीब्यूट चेक नहीं करोगे, सिंपल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बस मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, अब यहाँ पे हो जाता है ये खत्म, एल एट्रीब्यूट और एस एट्रीब्यूट खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट में एस एट्रीब्यूट और एल एट्रीब्यूट खत्म हो चुके हैं। अब अब जो आपको याद रखना है ना, अब आते हैं पॉइंट पॉइंट जिसमें आते हैं, दो चीज में डिवाइड हो जाता है, विद एट्रीब्यूट्स और विदाउट एट्रीब्यूट्स में हमारी एसजीटी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो आपको पहले एक स्ट्रक्चर बना के आपको बता देता हूँ कि जो हमारा, मैंने अभी जो पॉइंट लिखा था नोट करके, अब आपको इसमें मैं आपको एक बार बताता हूँ। ऑल एस एट्रीब्यूट, अगर सपोज करो इस बॉक्स के अंदर है एट्रीब्यूट, बॉक्स के अंदर है, ठीक है, तो इस बॉक्स के जो बाहर होगा ना वो सारे एल एट्रीब्यूट, एल एट्रीब्यूट, ठीक है, तो सारे एस एट्रीब्यूट एल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज एस एट्रीब्यूट है, यानी कि अगर मैं एल एट्रीब्यूट कोई चीज नहीं है, तो अब मैं सीधा कह सकता हूँ एस एट्रीब्यूट नहीं है, जो कि हमने एक एग्जांपल में देख लिया है। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं अगर और इसमें बताऊं, ठीक है, ये अगर इसकी बात की जाए, तो अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताता चल रहा हूँ आपको, जैसे कि आपको ध्यान रखना है, ये जो पार्ट हो गया ना, ये पार्ट हो गया जहाँ पे ना ऑल, नॉट, एल एट्रीब्यूट एस डी टी है, ये एच डी टी का ही पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखना एट्रीब्यूट्स एच डी टी में आती है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ऑल नोट एस एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इस फिगर को आपको दिमाग में याद रखना है, तो आपको समझ में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात की जाए तो एच डी टी के बारे में जो अभी तक हमने जाना है, एच डी टी, उसमें दो टाइप के हमने जाने थे। ठीक है, एक थे एल एट्रीब्यूट, एक है एस एट्रीब्यूट। ये सिंथेसाइज और इनहेरिटेंस का कोई काम नहीं था, बस वो इसे ही ये ड्राइव हो सकते थे, इस वजह से बताया था। ठीक, एल एट्रीब्यूट, एस एट्रीब्यूट, ये दो थे। उसके बाद हमें ट्रांसलेशन स्कीम के बारे में जानना है। तो देखिए, अब एच डी टी जो है ना, एच डी टी हमने दो तरीके के देख लिए। अब एच डी टी जो है वो दो में डिवाइड हो रही है। एक है विद एट्रीब्यूट, विद एट्रीब्यूट, जो क्वेश्चन आएगा उसका डायरेक्ट वो बता रहा हूँ, विद एट्रीब्यूट, और आते हैं विदाउट एट्रीब्यूट। है। अगर विद एट्रीब्यूट में कोई क्वेश्चन आए, विद एट्रीब्यूट में अगर कोई क्वेश्चन आता, तो सिंपल आपको वो एल एट्रीब्यूट्स चेक करने हैं उसके। ठीक है, आपको एस एट्रीब्यूट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। एग्जाम के अंदर आप एस एट्रीब्यूट मत निकालना कभी भी, हमेशा एल एट्रीब्यूट ही हमारे जो होते हैं वो मेन होते हैं। एल एट्रीब्यूट्स आप निकालोगे अगर एट्रीब्यूट दे रखे हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स, एल एट्रीब्यूट्स इवेल्युएशन ही आप लगाओगे विद एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, यही फॉलो करना है, एस एट्रीब्यूट के साथ मत जाना। ठीक है, और अगर एस एट विद एट्रीब्यूट में एस एट्रीब्यूट भी चेक करना है, तो भी हम पहले एल एट्रीब्यूट ही चेक करेंगे। ये बात ध्यान रखना, ये इसका जो है मेन पॉइंट है कि आप टाइम वेस्ट नहीं करना, सिंपल एल एट्रीब्यूट निकाल के देख लेना विद एट्रीब्यूट। अभी बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, और अगर एस, ठीक है, क्योंकि जो एस एट्रीब्यूट होता है ना हमारा, ये तो एल एट्रीब्यूट है, मैं इसलिए एल एट्रीब्यूट से आपको बता रहा हूँ। अगर अगर आप एस एट्रीब्यूट से करने गए ना इसको, तो एस एट्रीब्यूट के लिए आपको देखना पड़ेगा बॉटम अप पासिंग, जो कि मैंने आपको बताया। तो बॉटम अप पासिंग के अंदर आपको रिवर्स आरएमडी देखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा टफ पड़ जाए, क्योंकि पहले इसमें के अंदर आपको आरएमडी निकालना है और फिर उसका रिवर्स निकालना। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि एस एट्रीब्यूट कभी मत चेक करना, सिंपल एल एट्रीब्यूट अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आता है विदाउट एट्रीब्यूट। विदाउट एट्रीब्यूट के अंदर भी दो तरीके हैं, यही वाले। ठीक है, कौन कौन से? यही तरीके हैं कि एल एट्रीब्यूट और एस एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा ना, वैसे करना पड़ेगा। आप इसकी अभी मैं बताता हूँ कैसा क्वेश्चन होगा, चिंता मत करो एग्जाम्पल से। ठीक है, तो अगर इन्होंने कोई रूल्स मेंशन नहीं कर रखा, ये ध्यान में रखना, इफ दे डोंट मेंशन एनी रूल, दे डोंट मेंशन एनी रूल, तो आप एल एट्रीब्यूट से ही करोगे। सिंपल, अगर कोई रूल्स नहीं दे रखा, सिंपल एल एट्रीब्यूट से ही आपको करना है इधर। अगर एस एट्रीब्यूट, अगर कोई रूल पूछ रहा है आपको, रूल जैसे कि रूल अगर एलएमडी पूछ रहा है,
आरएमडी पूछ रहा है, ठीक है, रिवर्स ऑफ आरएमडी पूछ रहा है, रिवर्स ऑफ आरएमडी, ठीक है, रिवर्स ऑफ एलएमडी पूछ रहा है, फिर आप उसी रूल से करोगे जिस रूल से दे रखा है, नहीं दे रखा तो सिंपल एल एट्रीब्यूट। ठीक है, ये था सिंपल, मैंने आपको बस ट्रिक बता दिया कैसे करना है। अभी आपको क्वेश्चन दिखा के बताता हूँ कैसे आपको ये करना है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चंस आपका अगर मैं दूं तो क्वेश्चंस है, एक ही एग्जांपल दूंगा, एक ही एग्जांपल बहुत है आपको समझने के लिए, ठीक है। बाकी इसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इसी के रिगार्डिंग, ठीक है। ई प्लस ई, अभी आपके पास टाइम कम है, इस वजह से मैं सिर्फ एक ही बड़ा सा क्वेश्चन के अंदर आपको सारा सब समझा दूंगा, ठीक है। उसके आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी। ड्राइव करना है आईडी, और इसमें क्या करना है, प्रिंट करना है आईडी को, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, सिर्फ ये ग्रामर दे रखी होगी। पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यही होगा, सेकंड क्वेश्चन में पूछेगा इसका एल एट्रीब्यूट वैल्यूएशन, एल एट्रीब्यूट वैल्यूएशन। फिर थर्ड पॉइंट इसका पूछेगा कि एलएमडी बताओ, फिर आरएमडी बताओ, ठीक है। अब मैंने सारा सब कुछ एक ही क्वेश्चन में डाल दिया जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। रिवर्स ऑफ आरएमडी बताओ, ये क्वेश्चन टू, क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फाइव, ये एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चन मैंने पूछ लिए, ठीक है। तो अगर इनपुट के अंदर आपको एक इनपुट वैल्यू दे रखी होगी, इनपुट दे रखा है आईडी प्लस आईडी, सिंपल। अब ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं एक ट्री बनाने जा रहा हूँ, सिंटैक्स ट्री, ठीक है। तो आपको पहले इस आईडी प्लस आईडी से देखना है कि आप क्या बना सकते हो, ठीक है। पहले ई आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ई और प्लस, क्योंकि क्योंकि इसमें दे रखा आईडी प्लस आईडी, इनपुट में दे रखा था ये इनपुट आपको हमेशा गिवन होगा, ठीक है। अब आपको ये पता है कि आईडी प्लस आईडी दे रखा है, तो सिंपल, सिंपल ई को मैं आईडी से ड्राइव कर दूंगा, तो आईडी से ड्राइव कर दूंगा, ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। पर लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो इसके साइड में ये ट्रांसलेशन दे रखी है ना, इसे नहीं भूल, क्या, तो इसे नहीं भूलना। जब आईडी के साथ ई प्लस ई करेंगे ना, तो यहाँ पे प्लस ई करेंगे तो साथ में एक ट्रांसलेशन आएगी। जब ई आईडी के साथ आएगा तो यहाँ पे एक ट्रांसलेशन आएगी, ये मैं किसी और पेन से करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रांसलेशन, तो आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन को बढ़ा देना है। या प्लस के साथ कोई आईडी ट्रांसलेशन नहीं है, एक इधर इसके साथ और एक इसके साथ है, तो इससे क्या होगा, आपका एक ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है प्रिंट आईडी, तो आईडी, यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे हमें इनपुट में आईडी दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आईडी, ठीक है। यहाँ आप यहाँ पे आईडी वन लिख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से, जिससे कि आईडी आईडी में कंफ्यूजन ना हो। फिर यहाँ पे एक ई पे एक आईडी आ रही है, आईडी टू, और फिर ये लास्ट वाली ट्रांसलेशन में प्लस लिख रखा है, प्रिंट करना है हमें, ये लिखा है प्लस, ये प्रिंट प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। क्या आउटपुट का जनरेट होगा, सिंपल आउटपुट, अब हम लिख, तो आउटपुट जनरेट हो रहा है ना, आउटपुट जनरेट हो रहा है आईडी वन, आईडी टू, और ये प्लस। अगर सिंपल लिखूँ तो ये ब्रैकेट मैंने ऐसे लगा दी, आईडी वन आईडी टू, सिंपल मैं कह सकता हूँ कि है ना, ये पोस्ट फिक्स, ये जो है ना, ये पहले का आंसर है, और एल एट्रीब्यूट इवोल्यूशन का आंसर है। लेकिन अभी भी हमने एल एम डी आर एम डी और रिवर्स ऑफ आर एम डी नहीं निकाला है, इसका आपको ध्यान रखना है। एल एम डी आर एम डी और यहाँ पे एक और चीज रह गई थी, रिवर्स ऑफ एल एम डी, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं एक अगले उस पे, ठीक है। तो ये सिंपल इन दोनों का आंसर था, मैंने इसलिए आपको बताया एल एट्रीब्यूट इतना आसान क्यों है। एल एट्रीब्यूट में सिंपल आपने ट्री बनाया, जो आईडी के साथ ट्रांसलेशन थी, जैसे इस आईडी के साथ प्रिंट आईडी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है, इस आईडी के साथ दूसरी ट्रांसलेशन है, फिर मैं दूसरी के साथ में ये लास्ट वाली ट्रांसलेशन, तो इससे फिर मैंने देखा तो चेक किया आईडी प्लस आईडी, तो मुझे पता चल गया प्री पोस्ट फिक्स, ठीक है, क्योंकि पहले इवेल्यूशन हो रहा है, फिर बाद में वो आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये पोस्ट फिक्स है। अब मैं करता हूँ ये तीन चार पांच इन क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, मैं एक बार में बता देता हूँ। एल एम डी आता, रिवर्स ऑफ एल एम डी आता, आर एम डी
आता है रिवर्स ऑफ आरएमडी। ठीक है, ये था। ठीक है, एलएमडी के अंदर क्या करना है आपको, सिंपल है, सिंपल क्या करना है, वही जो हमने अभी तक करा, ई, ये था प्लस। प्लस को मैं एक वर्टिसेस में बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो हमें पता था ये आईडी वन थी, ये आईडी टू। अब एलएमडी जो होता है ना, एलएमडी का ऑर्डर आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो एलएमडी होता है, फर्स्ट लेफ्ट में जाता है, सेकंड मतलब शुरुआत टॉप से, सेकंड लेफ्ट पे जाता है, फिर राइट पे। इसका ऑर्डर होता है फर्स्ट यानी रूट लेफ्ट राइट। यानी कि रूट में क्या है, तो ई के साथ जो ट्रांसलेशन थी, ठीक है, ई के साथ जो ट्रांसलेशन थी फर्स्ट यहाँ पे थी प्लस, पहले प्लस आएगा उसके साथ यहाँ आईडी वन, ये फिर आईडी टू। तो आप सिंपल देख सकते हो ये है। अब सिंपल एलएमडी का क्या करना है, एलएमडी का उसका उल्टा कर देना है। एलएमडी जो भी आएगा ना, आईडी वन टू थ्री, जैसे कि यहाँ पे अगर वन और थ्री मतलब आएगा, तो आउटपुट बता देता हूँ, ये आउटपुट है। अगर यही अगर इसका आउटपुट होगा ना, सिंपल उल्टा कर देना, आईडी आईडी वन प्लस, सिंपल ट्रिक, सिंपल इसका सिंपल उल्टा कर देना, क्योंकि बस है। ऐसे ही एक बार आरएमडी निकालना है, आरएमडी निकालने के बाद उसका उल्टा, पहले आरएमडी निकाल लेते हैं, ई ई। आरएमडी क्या कहता है, आरएमडी कहता है फर्स्ट राइट और फिर लेफ्ट, फर्स्ट राइट और लेफ्ट, यानी कि फर्स्ट राइट लेफ्ट। फर्स्ट में क्या आएगा, यहाँ पे जो जनरेट होगा पहले तो आएगा प्लस, सेकंड आईडी टू, फिर आईडी वन। तो आप ये बता सकते हो पोस्ट फिक्स है कि प्रीफिक्स है, आपको देख के पता लग रहा है कुछ ये पोस्ट फिक्स है कि प्रीफिक्स है? इसका आंसर है ये कुछ है ना, तो पोस्ट फिक्स है ना प्रीफिक्स है। आईडी टू पहले आ रहा है, आईडी वन बाद में, मतलब नहीं पड़ता। पर लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूँ तो क्या आता है, आईडी वन आईडी टू प्लस। अब ये देख के आपको पता चलता है ये पोस्ट फिक्स, ये क्वेश्चन बन जाता है पोस्ट का, ये बन जाता है प्रीफिक्स। एलएमडी बनाना, आरएमडी बनाना, उसका रिवर्स बनाना। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन बता दिया, यही क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि कैसे कैसे करना है। बाकी आपको समझ में आ गया है कि अगर नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो एलएमडी से करना, नहीं अगर पूछा है तो आप नहीं दे रखा तो एल एट्रीब्यूट से करना, अगर दे रखा है तो एलएमडी आरएमडी ऐसे ही निकाल के सिंपल कर देना है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जांपल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। तो इसी के साथ हमारा जो है ना, विद एट्रीब्यूट, और ये इसको हमने अच्छी तरीके से कर लिया। और डायरेक्ट अगर एक क्वेश्चन आपको मैं एक और दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन वो देता हूँ, बस मैं इसका एक पेज ऐड कर लेता हूँ। और इसका पेज ऐड कैसे होता है, आया और न्यू पेज, हम बैक में, ठीक है। तो एक पेज और जनरेट करके मैं आपको बताता हूँ इसमें एग्जांपल से। और तो देखिए इसको होते एसडीटी हमारा खत्म हो जाता है, यही था एसडीटी का पार्ट। इसके बाद हमारा आईसीजी शुरू होता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और बताने जा रहा था आपको, ये बता देता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल है सिंपल कि रखा है प्लस। अब देख लीजिए यहाँ पे ट्रांसलेशन ना बीच में दे रखी है। और सबसे पहला जो हमारा रूल था एस एट्रीब्यूट का, एस एट्रीब्यूट में कहता है कि ट्रांसलेशन हमेशा एंड में आनी चाहिए, यहाँ पे बीच में रखी है। ठीक है, ई। ठीक है, मैं बताता हूँ, कंपाइलर बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा आसान। आपको ये लगेगा नहीं कि आप सोचते होंगे कि ये बहुत हार्ड है, पर लेकिन बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ये पासिंग टेक्निक से लोग डर जाते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते ही नहीं। जबकि पासिंग के बाद तो और आसान हो जाता है ये सब्जेक्ट। ठीक है, पासिंग में सिर्फ पांच ट्री जनरेट होते हैं, उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन पांच ट्री पे ज्यादा आते नहीं, ज्यादा क्वेश्चन इन पे आते हैं, जबकि ये बहुत आसान पार्ट है। तो हमें इनपुट दे रखा है आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी, ये क्वेश्चन है। तो आपको इनपुट से तो पहले एक जनरेट करना है, पांच ट्री जनरेट करना है। तो पांच ट्री जनरेट करेंगे तो देखते हैं कैसे होता है। पहले तो ई आया, ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हमें
प्लस जनरेट करना है। देखिए यहाँ तक हमारा ई प्लस ई है, तो हमें आई डी इंटू आई डी चाहिए। इनपुट से ही हमें सब समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। तो आई डी इंटू आई डी करना है, तो ये लगता है, तो यहाँ से ध्यान देखिए, बिल्कुल सेम सेम मैच हो रही है ना। देखो बिल्कुल सेम मैच हो रही है। ठीक है, ये पहले बना ली। अब इसके बाद एक आईडी जनरेट हो जाएगी, एक आईडी जनरेट हो जाएगी, आईडी जनरेट हो जाएगी। पर लेकिन अभी हमने ट्रांसलेशन के बारे में बात नहीं करी। अब ट्रांसलेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि जब ट्रांसलेशन जहाँ जहाँ आएगी ना वहाँ खींच, जैसे कि यहाँ ई आई डी के पास एक आईडी ट्रांसलेशन है, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन वहाँ से खींचना रख देना है। ठीक है, यहाँ लाइन बनाना। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे कोई हाँ, यहाँ पे एक ट्रांसलेशन आ रही है, आपको ध्यान रखना। देखो यहाँ पे भूलना मत। यहाँ पे पिछले में नहीं दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे तो आईडी पे आ गया प्लस। क्या ध्यान रखना। फिर थर्ड यहाँ पे एक आईडी के बाद में एक ट्रांसलेशन, यहाँ पे एक आईडी, यानी यहाँ इसे मल्टीप्लाई के बीच में कोई है। देखिए मल्टीप्लाई के बीच पर, लेकिन एक चीज है जो हमने मिस कर दी, इससे पहले भी स्टार है, देख रहे हो। तो ये सब चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्लस की साइड में आ रही है और हमने एक ट्रांसलेशन, है। तो ये चीज आपको गलती नहीं करनी। देखिए आसान टॉपिक लगता जरूर है, लेकिन हम यही चीज गलतियां कर देते हैं। ठीक है, प्लस आ गया था, यहाँ पे एक ट्रांसलेशन आई, क्या जनरेट करेगी, है ना, जनरेट करेगी। ठीक है, इसके बाद ये ट्रांसलेशन आई, जब भी मैंने आपको कहा लाइन खींच, कन्फ्यूजन ना हो। आईडी के बाद फिर आईडी आएगी जो है int। देखिए ट्रांसलेशन, इसके बाद एक ट्रांसलेशन है आईडी। ये खत्म हो गया आईडी इंटू आईडी, इसके बाद कोई ट्रांसलेशन, ये लास्ट में खत्म हो चुकी है। ये लास्ट, तो अगर हम देखा जाए तो ये जनरेट कर रहा है आई प्लस मल्टी आई डी, आई डी थ्री है इसका आउटपुट। सिंपल था आउटपुट, भला ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, चीट आप कर दोगे मुझे पता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एस जी टी खत्म होता है। अब आपका जो रहता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ठीक है, अगर आपको मैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन और इसको पूरा का कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। मैं देख लेता हूँ कि कितना तो मैं करूँ या अगली में करना ठीक रहेगा। इसी में कर देता हूँ, वरना एक काम कर रहा हूँ, मैं सिमेंटिक को इसी वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद आईसीजी को मैं अगली वीडियो में ही कन्वर्ट करता हूँ, मतलब अगली वीडियो में ही बनाता हूँ। ठीक है।